हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी हब। इस वीडियो में हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इसमें हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल एक्सपेंड से, कि कंपनी ने भारत में आके वो नवाब तो बन गई, राजा तो बन गई, अब अपना रूल किस तरीके से उसने एक्सपेंड किया, किस तरीके से कंपनी ने अपने रूल को आगे बढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैसे कवर किया। If we analyze the process of annexations of Indian state by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge। अगर हम एनालाइज करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो भारत की स्टेट्स हैं, भारत की टेरिटरी रही हैं, उन सब पर 1757 से 1857 के बीच में किस तरीके से प्रोसेस किया, क्या काम किया कि वो उनके अंडर में आते चले गए, तो उससे कुछ की एस्पेक्ट्स हैं। अब हम उनको पढ़ते हैं। कंपनी रेयरली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। कंपनी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किसी पे भी नहीं करती थी। कंपनी क्या करती थी, बहुत रेयरली ऐसा होता था कि कंपनी ने किसी से लड़ाई किया, किसी पे अटैक किया, किसी भी अननोन टेरिटरी पे, क्योंकि वो जब तक जानती नहीं थी किसी टेरिटरी को कि भाई वो ज़्यादा पावरफुल भी तो हो सकती है, तो वो कैसे उस पर अटैक कर सकती है। उसकी जगह पर वो क्या करती थी, इंस्टेड इट यूज अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। बिफोर एनेक्सिंग इंडियन किंगडम, अब इंडियन किंगडम को अपने पावर में लेने से पहले उसने उसका पॉलिटिकल नेचर देखा, इकोनॉमिक देखा, डिप्लोमेटिक वे में उसको यूज़ करने की कोशिश की। तो इन तीनों चीज़ों के अकॉर्डिंग जब वो काम आने लगा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर मिलिट्री अटैक भी शुरू कर दिया था। ठीक है, अब हम इन तीनों वर्ड्स को भी आगे पढ़ेंगे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, हमने बैटल पढ़ी थी ना, एक तो प्लासी बैटल हुई थी और बक्सर हुई थी। तो बक्सर कब हुई थी, 1764 में। इसके बाद द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट। कंपनी ने क्या किया, अपने कुछ रेजिडेंट्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया इंडियन स्टेट में। यानी कि किसी भी राजा के दरबार में एक पर्सन ऐसा ज़रूर होता था जो किसका होता था, कंपनी का होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। उसे कौन अपॉइंट करता था, कंपनी अपॉइंट करती थी राजा के दरबार में। They were politically or commercially agent and their job was to serve the interest of the company। और उनका काम क्या होता था उन एजेंट का, कि वो क्या करते थे, उनका सिर्फ एक ही काम होता था कि वो कंपनी के लिए देखें, कंपनी के हित में सोचे, कंपनी की जहाँ पे पावर बढ़ रही है, जहाँ से कंपनी को फ़ायदा होगा, सिर्फ उस लोगों को वो देखते थे, बाकी उन लोगों को और किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट। अब कंपनी क्या करने लगी, कंपनी उस एजेंट के थ्रू इंडियन स्टेट्स के जो इंटरनल अफेयर थे ना, उनमें भी बीच बीच में इंटरफेयर करने लगी थी। क्या इंटरफेयर करती थी, दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी सक्सेसर टू द थ्रोन, कि अब नेक्स्ट राजा कौन होगा। उसको भी वो बीच में आने लगी कि हाँ, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगी तो वो राजा कोई ऐसा ना बना दें जिससे भाई उन्हें डरना पड़े या जो उनकी बात ना माने, है ना। तो उनको कुछ ऐसे राजा चाहिए थे जो पपेट हो, जिनको वो घुमा सके। तो वो इन चीज़ों में भी इंटरनली क्या करने लगी, इंटरफेयर करने लगी थी। हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे कौन अपॉइंट होगा वो भी उसे पता होना चाहिए। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। कभी कभी कंपनी क्या करती थी, कुछ स्टेट्स पे वो सब्सिडरी अलायंस भी लगा देती थी। अब देखो पहले सब्सिडरी अलायंस होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इस अलायंस के अकॉर्डिंग इंडियन रूलर वर नो अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रूलर ने सब्सिडरी अलायंस लग गया किसी रूलर के ऊपर, तो वो अपनी इंडिपेंडेंट फोर्स को नहीं रख सकते थे, वो अपनी खुद की सेना नहीं रख सकते थे। अब उन्हें क्या करना होता था, खुद की सेना नहीं रखेंगे तो सेना कहाँ से आएगी। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, कंपनी प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि कंपनी उनको सेना प्रोवाइड करवाएगी और उसी के अकॉर्डिंग उनको रहना होगा, वो खुद की सेना नहीं रह सकते। अब देखो यहाँ पे कंपनी कितनी मतलब शार्प है कि कंपनी ने क्या किया, उनकी सेना भी हटा दी और अपने ही सिपाही वहाँ पे, अपने ही जो मिलिट्री फोर्सेस थी वहाँ लाके खड़ी कर दी कि अगर कल को राजा उनकी बात नहीं मानता है तो वो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक भी कर सकती है ना। इमेजिन दैट यू आर ए यंग कंपनी ऑफिशियल्स हु हैज़ बीन इन इंडियन फॉर ए फ्यू मंथ। सपोज करो कि आप एक कंपनी ऑफिसर हो जो कि कुछ महीने के लिए इंडिया में आए हैं। अब आपको एक लेटर लिखना है अपनी मम्मा को कि आप किस तरीके से इंडिया में अपनी लग्जीरियस लाइफ जी रहे हो और आपकी पुरानी ब्रिटेन में कैसी लाइफ थी।
तो ये जस्ट एक एक्टिविटी है, आप करके देख सकते हैं, इसको हम आगे रीड आउट करते हैं. बट had to pay the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of their protection. अब उन्हें क्या करना था भाई, राजा को फ्री में थोड़ी वो मिलिट्री फोर्स प्रोवाइड करवाएगी, उसके बदले में कंपनी को क्या, उसको राजा को क्या करना होगा कि उसकी कंपनी की जो फोर्सेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए, है ना, उनकी सैलरी भी प्रोवाइड करवानी है, उनको खाना भी प्रोवाइड करवाना है, उनके क्लोथ्स भी प्रोवाइड करवाने हैं. तो उन सब के लिए राजा को क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे कंपनी को. इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, अगर राजा पेमेंट करने में सक्सेस नहीं हो पाता है, देन पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज टेकन अवे एज ए पेनल्टी. तो उसकी टेरिटरी का कुछ पार्ट कौन ले लेते थे एज ए पेनल्टी, कंपनी अपने हिस्से में ले लेती थी कि भाई ये पैसा नहीं दे पाया है तो इसकी पेनल्टी लगेगी कि इसका आधा हिस्सा, इसका राज्य का आधा हिस्सा मेरा हो गया अब से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल विच रिचर्ड वेल्सली वॉज गवर्नर जनरल. अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस टाइम पे जब रिचर्ड वेल्सली थे गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स्ड टू गिवन ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1805. है ना. रिचर्ड वेल्सली जब गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे अवध के जो नवाब थे वो पे नहीं कर पाए थे, तो जबरदस्ती उनकी हाफ टेरिटरी को कंपनी ने अपने में मिला लिया था, या अपने हिस्से में ले लिया था, या उसके ऊपर अपनी पावर लगा दी थी. तो वो कब हुआ था, 1801 में, क्योंकि वो पे नहीं कर पाए थे सब्सिडरी फोर्सेस. हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सेटल टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड. और इसी तरीके से हैदराबाद की भी काफ़ी सारी जो जगह थी, काफ़ी सारी जो टेरिटरी थी, वो भी किसके अंडर में आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गई थी. नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध विद हिज सन एंड द ब्रिटिश रेजिडेंट पेंटेड बाय चिली कैटलेट ऑयल 1772. अब ये ऑयल पेंटिंग है 1772 की, जिसमें कौन है, एक नवाब है सिराजुद्दौला और उनके बेटे हैं. ठीक है, ये रहे उनके बेटे यहाँ पे सिराजुद्दौला जी, ये रहे, और ये कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं. द टेरिटरीज दैट फॉलोड द बैटल ऑफ बक्सर फोर्स नवाब सिराजुद्दौला टू गिव अप मच ऑफ हिज अथॉरिटी. इसमें क्या क्या है, उसकी ज़्यादातर अथॉरिटी जो सिराजुद्दौला की थी, वो ज़्यादातर अथॉरिटी उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर के बाद किसको दे दी थी, ब्रिटिश लोगों को दे दी थी. ओके. Here of however he possesses in regal splendor towering over the resident. और इन्होंने क्या किया था, इसका ज़्यादातर जो एरिया था इनके अंडर में जो ज़्यादातर आता था, इनको अपनी मर्जी से, यानी कि क्योंकि इन्होंने पहले ही इनके ऊपर फोर्स कर दिया था कि आपको देना होगा, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने ज़्यादातर अपना एरिया, काफ़ी सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करवा दी थी ब्रिटिश लोगों को, है ना, और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी इन्हीं को प्रोवाइड करवा दिया गया था. ठीक है. What power did the residents have? अब रेजिडेंट के पास पावर क्या होती थी, जैसा हमने यहाँ पे वर्ड पढ़ा रेजिडेंट. दिस इज वॉट जेम्स मिल, द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर फ्रॉम स्कॉटलैंड. जेम्स मिल कौन थे, एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, जो कि कौन सी कंट्री से, स्कॉटलैंड से. उन्होंने कुछ लिखा है, राइट अबाउट द रेजिडेंट अपॉइंटमेंट बाय द कंपनी. वी प्लेस द रेजिडेंट हु रियली इज किंग ऑफ ए कंट्री, जो सच में कंट्री का राजा होगा. Whatever injunctions of non-interference he may act under, वो किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करे, as long as the princes act as a perfect subservience and does what is agreeable to the resident, that is to the British government, थिंग्स गो ऑन क्वाइटली. कोई भी वो काम कर रहे हैं, सबीनेस कर रहे हैं, मतलब उनको दबा के रखने की उन्होंने कोशिश की. कहाँ को, इंडिया के लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाने की कोशिश की, या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने दबाने की कोशिश की. उन्होंने किया कि मैनेज करना है विदाउट द रेजिडेंट अपेयरिंग मच इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ अफेयर. एडमिनिस्ट्रेटिव काम में क्या करना होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगी उनको वही सुनना होगा, और दब के बस उनको उन चीज़ों को एग्री करना होगा. अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, फिर बैटल होगी, लड़ाई होगी. बट व्हेन एनीथिंग ऑफ अ डिफरेंट नेचर हैपन्स द मोमेंट ऑफ प्रिंस टेक एन कोर्स विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंक रॉन्ग, देन कम्स क्लैशिंग एंड डिस्टर्बेंस. अगर राजाओं को लगता है कि ये गलत है या उनके साथ गलत हो रहा है, या वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं मानते हैं, तो उनके बीच में क्या होता था, फिर आर्ग्यूमेंट होती थी, क्लैशिंग होती थी, और उससे क्या होता था, फिर लड़ाइयाँ होती थी, और उससे नुकसान होगा. किसको होगा, ज़्यादातर राजा को ही होता था. अब हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में. ये देखो, ये जो पिक्चर आपके सामने है, ये टीपू सुल्तान की है. टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता था. ठीक है. द कंपनी रिजॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट. कंपनी क्या करती थी, अपना डायरेक्ट
डायरेक्ट मिलिट्री का कोई भी ऐसा पर्सन नहीं भेजती थी, या डायरेक्ट वो लड़ाई नहीं करती थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो पहले क्या करते थे, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक वे में देखते थे। अगर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वे में उनका काम चल रहा है, उनको ऐसे कोई राजा मिल गए जिनको ईजिली मना पा रहे हैं, उनको इकोनॉमिक वे में फ़ायदा हो रहा है, तो उनको बैटल करने की नीड नहीं होती थी, तो वो डायरेक्ट बैटल नहीं करते थे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं साउथर्न इंडिया का, स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली। मैसूर किसके अंडर में था, एक पावरफुल रूलर के अंडर में था जिसका नाम था हैदर अली। उसने कब तक राज किया था, 1761 से लेकर 1782 तक वो बहुत फेमस रहे थे। और उनका जो सन था, हैदर अली के सन कौन थे, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने कब तक राज किया था, 1782 से लेकर 1799 तक। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड टू द मालाबार कोस्ट। मैसूर से क्या होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला ट्रेड किया जाता था मालाबार कोस्ट से, लेकिन ये किसने बंद कर दिया, टीपू सुल्तान ने बंद कर दिया। वेयर द कंपनी परचेज पेपर द कार्डमम, जहाँ से कंपनी क्या करती थी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, वो सब टीपू सुल्तान ने बंद कर दिए इन 1785। टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड। अब टीपू सुल्तान ने चंदन का काम भी बंद कर दिया, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, अपनी किंगडम से सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया था। एंड डिजॉल्व लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और वहाँ के जो लोकल मर्चेंट थे, जो लोकल व्यापारी थे वहाँ के ट्रेडिंग करने के लिए, जो कंपनी के साथ ट्रेडिंग करने के लिए आते थे, उन लोगों को भी मना कर दिया कि आप कंपनी से कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। उन्होंने एक क्लोज रिलेशनशिप बना ली थी, किससे, फ्रेंच के लोगों से, है ना, क्योंकि फ्रेंच के, हमने पढ़ा था कि फ्रेंच के लोग भी यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को नकार दिया कि भाई हम तुमसे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और उन्होंने क्या बोला कि हम फ्रेंच से ट्रेडिंग करेंगे। और वहाँ के जो ट्रेडर थे, छोटे छोटे मर्चेंट्स थे, उनको भी मना कर दिया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी काम नहीं करेंगे, आप भी किसके साथ करेंगे, फ्रेंच लोगों के साथ। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और उन्होंने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज कर दिया। उन्होंने किसकी हेल्प ली, फ्रेंच लोगों की, और उनके अकॉर्डिंग चल के अपनी जो आर्मी थी उनकी खुद की, उनको भी उसने मॉडर्नाइज कर लिया। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। अब ब्रिटिश जो लोग थे वो डर गए। दे सॉ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। किस, टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा घमंडी हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और उनको दबा देना, क्रश कर देना, ख़त्म कर देना। 4 वॉर्स वर फोर्ट विद मैसूर। अब मैसूर के साथ 4 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। फर्स्ट थी 1767 से 69 तक, सेकंड 1782-84, थर्ड 1792-92 एंड लास्ट वन थी 1799 से शुरू हुई थी। ओनली इन द लास्ट बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। अब देखो 4 उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसके साथ, मैसूर में, ठीक है, टीपू सुल्तान के साथ और हैदर अली के साथ। अब इनकी जो लड़ाइयाँ हुई उनमें चारों में से लास्ट वाली जो थी वो ये जीत गई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड, टीपू सुल्तान को मार दिया गया। डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टनम, जब वो किसकी रक्षा कर रहा था, सेरिंगापट्टनम, जो वहाँ उनकी कैपिटल थी। टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल की रक्षा करते हुए मारा गया। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वुडयार्ड्स। अब मैसूर को फिर से एक डायनेस्टी को सौंप दिया गया, कौन सी थी, वुडयार्ड्स। एक डायनेस्टी थी जो टीपू सुल्तान से या हैदर अली से पहले यहाँ राज करती होगी, उसको दोबारा से मैसूर दे दिया गया। एंड सब्सिडी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट, और इस स्टेट के ऊपर भी दोबारा से क्या लगा दिया गया, सब्सिडरी अलायंस, है ना। अब ये उनका बहुत अच्छा तरीका था कि कभी ना कभी तो वो हार ही जाएंगे, वो पैसा नहीं दे पाएंगे और उस टेरिटरी को अपने अंदर मिला लेंगे, ठीक है। द लीजेंड ऑफ टीपू। अब टीपू के बारे में पढ़ते हैं। किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय लीजेंड एंड देयर पावर। किंग्स जो होते हैं अक्सर क्या करते हैं, अपनी पावर या मतलब किंग्स की जो पावर होती है वो ग्लोरीफाई किससे होती है, लोग वहाँ की गाथाएं गाते हैं, क्योंकि ये तो होता नहीं था पहले कि सभी राजाओं के बारे में लिखा जाता था। तो ज़्यादातर वहाँ के जो रहने वाली प्रजा होती थी राजाओं की, वो उसके बारे में अगर वो कुछ अच्छा काम करते तो वो गुणगान करते थे, ठीक है। तो उनके बारे में ग्लोरीफाई होती थी थ्रू फॉकलोर, यानी कि उनको गाया जाता था भजनों में या लगा लो सॉन्ग्स में उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया था, ये सब। हियर इज द लेजेंड अबाउट टीपू। अब यहाँ पे टीपू सुल्तान के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे लेजेंड कौन है, टीपू, हु बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। वो मैसूर के रूलर बन गए थे इन 1782
इट इज सैड दैट वंस ही वेंट टू हंटिंग इन द फॉरेस्ट विद अ फ्रेंच फ्रेंड। एक बार कहा जाता है कि वो फ्रेंच फ्रेंड के साथ कहाँ पे गए थे, हंटिंग करने के लिए गए थे। देयर ही केम फेस टू फेस विद द टाइगर, वहाँ पे उनके सामने टाइगर आ गया। हिज गन डिड नॉट वर्क एंड हिज डैग फेल टू द ग्राउंड, है ना। अब उनकी जो गन थी वो काम नहीं कर पाई, वो खराब हो गई वहाँ पे, और वो उनका जो चाकू था या उनके हाथ में छोटी बहुत चाकू या छुरी होगी वो भी नीचे गिर गई। He battled with the tiger unarmed until managed to reach down and pick up the dagger। अब उन्होंने बिना किसी हथियार के उस टाइगर के साथ क्या किया, लड़ाई की, जब तक उनके हाथ में वो चाकू या छुरी ना आ गई। फाइनली ही वॉज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल, और बैटल में उन्होंने क्या किया, उन दोनों की लड़ाई में उन्होंने टाइगर को हरा दिया। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, और उसके बाद उनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाने लगा। ही हैड द इमेजिन ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग, और जो टीपू सुल्तान की टेरिटरी का जो फ्लैग था उसके ऊपर भी टाइगर की पिक्चर लगी हुई थी। अब देखो फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है एक शेर और एक किसी इंसान को खा रहा है, टीपूज टॉय टाइगर। ये क्या है, टीपू का एक टॉय है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पॉजेस्ड। अब ये एक बड़ा सा मैकेनिकल टॉय है। यू कैन सी ए टाइगर मॉल्टिंग ए यूरोपियन सोल्जर, आप देख रहे हो कि यूरोपियन सोल्जर को कौन खा रहा है, एक टाइगर खा रहा है। व्हेन इट्स हैंडल वाज टर्न द टॉय टाइगर रोयर्ड एंड द सोल्जर शेक्ड। जैसे इसके हैंडल को घुमाया जाता है तो जो टाइगर है वो तेजी से चिल्लाता है, रोयर करता है, और सोल्जर डर के मारे चिल्लाता है। दिस टॉय टाइगर इज नाउ केप्ट इन द विक्ट्री एंड एल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। अब निशानी पे, किस चीज़ की निशानी, जब उन्होंने टीपू सुल्तान को मार दिया, ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने जब इसको मार दिया टीपू सुल्तान को, तो निशानी के तौर पर वो इस टॉय को ले गए थे, और ये आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है लंदन की। द ब्रिटिश टुक इट अवे व्हेन टीपू सुल्तान एंड डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टनम ऑन 4 मई 1799। 4 मई 1799 को जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी अपनी कैपिटल को बचाते हुए, तो वो इस टॉय को भी अपने साथ ले गए थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक और पिक्चर नजर आ रही है। ये सब ब्रिटिश लोग हैं, ये राजा है और ये दो उनके बच्चे होंगे, इनके बारे में पढ़ते हैं। कॉर्नवालिस रिसीविंग द सन ऑफ टीपू सुल्तान एज हॉस्टेज पेंटेड बाय डैनियल ऑर्मे। ठीक है, अब ये डैनियल ऑर्मे ने एक पेंटिंग बनाई है। इसके अंदर क्या क्या गया है कि इन्होंने टीपू सुल्तान को हॉस्टेज बना दिया और उनके बच्चों को भी रख लिया। द कंपनी फोर्सेज वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल। कि कंपनी की फोर्स ने हैदर अली और टीपू सुल्तान को बहुत बार हराया, बट इन 1792 अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेज। लेकिन यहाँ पे तो कंपनी को हार मिली 2-3 बार, है ना, लेकिन जब अटैक किया कंबाइन, यानी कि ब्रिटिश लोगों ने देख लिया कि भाई हम अकेले तो इनको हरा नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, मराठास से हाथ मिला लिया, निज़ाम से और हैदराबाद से। ये सारे कंपनी के साथ मिल गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मराठा, निज़ाम एंड हैदराबाद, ये सब कंपनी के साथ मिल गए। एंड टीपू वॉज फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश बाय विच 2 ऑफ हिज सन्स वर टेकन अवे एज अ हॉस्टेज। अब इसमें क्या गया, टीपू को फोर्सफुली पकड़ लिया गया और उनको हॉस्टेज बना दिया गया, उनके दोनों बच्चों को। ब्रिटिश पेंटेड ऑलवेज लाइक पेंटिंग सीन्स दैट शोज द ट्रम्प ऑफ हिज ब्रिटिश पावर। अब देखो ब्रिटिश कैसे करती है, ब्रिटिश काम कैसे करती है कि ब्रिटिश पिक्चर्स भी इस तरीके की बनवाती थी कि सिर्फ उनका गुणगान हो, वो अच्छे दिखे, है ना। उन्होंने टीपू सुल्तान को तो मार दिया जब अपनी कैपिटल की रक्षा कर रहा था, वहाँ पे इनको पकड़ लिया गया, इनके बच्चों को तो पकड़ लिया गया, इनको हॉस्टेज बना दिया और टीपू सुल्तान को वहाँ पे मार दिया गया था। एक्टिविटी दी हुई है आपको, इमेजिन दैट यू हैव कम अक्रॉस 2 ओल्ड न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग ऑफ द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम एंड द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। आपके पास 2 टाइप्स के न्यूज़पेपर हैं, 2 अलग अलग न्यूज़पेपर हैं, जिसमें बैटल के बारे में, सेरिंगापट्टनम की जो बैटल थी, जो कैपिटल थी टीपू सुल्तान की, उसके बारे में, और टीपू की डेथ के बारे में बताया गया है। अब देखो न्यूज़पेपर कौन से हैं, वन इज़ अ ब्रिटिश पेपर एंड द अदर इज़ फॉर्म ऑफ मैसूर। एक तो ब्रिटिश पेपर है और दूसरा मैसूर का पेपर है। अब आपको हेडलाइंस देखनी है, हेडलाइन फॉर ईच ऑफ द 2 न्यूज़पेपर की क्या क्या हेडलाइन हो सकती है ना। अगर सपोज करो अगर इंडिया का न्यूज़पेपर है तो वो अपने टीपू सुल्तान के लिए थोड़ा दुख भी दिखाएंगे, वो बहुत बहादुरी से लड़े, ये सब कहेंगे। और जो ब्रिटिश का न्यूज़पेपर होगा उसमें क्या कहा जाएगा कि जो उनके अपोनेंट्स थे उनको मार दिया गया, और इसमें विक्ट्री दिखाई जाएगी, है ना। तो आपको लिख के हेडिंग देखनी है कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। वॉर विद द मराठाज। अब मराठाज के साथ उनकी कैसे वॉर हुई, क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के लास्ट में द कंपनी ऑल्सो सोट टू कर्ब द इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठाज पावर।
अब कंपनी क्या चाहती थी, मराठास को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि मराठास सब इकट्ठे रहते थे, उनकी पावर भी ज़्यादा थी, है ना। तो वो मराठास की पावर को ख़त्म करना चाहती थी विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उनकी हार के बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1761 में। द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शर्टेड। अब मराठा जो दिल्ली पे राज करने का सपना देखते थे वो उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि थर्ड बैटल में वो हार गए थे और उनको डिवाइड कर दिया गया। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ शेफ्स लाइक सरदार्स बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया। देखो यहाँ पे ये जो डायनेस्टी है उनकी अलग अलग बना दी गई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश लोग क्या करते थे, ये करते थे कि सबको बांट देते थे, है ना, बांट के सबको अलग अलग कर दो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाते थे। तो उन्होंने क्या किया, मराठास को भी बांट दिया। इन्होंने सिंधिया अलग कर दिए, होलकर्स अलग कर दिए, गायकवाड़, भोसले सबको अलग कर दिया। दीज चीफ वर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फेडरेसी। अब इसके अंडर में कौन थे, पेशवा थे जो प्रिंसिपल मिनिस्टर थे, हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। और जो कि इन सब के हेड थे, जितने भी थे ना, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले, इन सब के जो मेन थे वो थे पेशवा, प्रिंसिपल मिनिस्टर थे। अब वो कहाँ पे बैठते थे, पुणे में बैठते थे, ठीक है। महाजी सिंधिया एंड नाना फर्नांडिस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में जो दो पर्सन थे, कौन थे, महाजी सिंधिया एंड नाना फर्नांडिस। ये दो मराठा सोल्जर्स बहुत ज़्यादा फेमस थे। और कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है, अलायंस। द मराठास वर सब्ज्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर। मराठास टूटते चले गए अलग अलग वॉर्स में। इन द फर्स्ट वॉर द एंडेड इन 1782 विद द ट्रेटी ऑफ सेल्बाई देर वॉज नो क्लियर विक्ट्री। अब यहाँ पे भी देखो, जो फर्स्ट इनकी लड़ाई हुई थी 1782 में हुई थी, जिसमें सालबाई को पकड़ लिया गया और यहाँ पे कोई क्लियर उनकी विक्ट्री नहीं थी। सेकंड थी एंग्लो मराठा वॉर जो 1803 से 05 तक चली थी, वो भी अलग अलग फ्रंट पे लड़ी गई थी। रिजल्टिंग क्या हुआ था कि ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। अब इस लड़ाई में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने, देखो दूसरी लड़ाई में ब्रिटिश लोगों ने क्या कहता है, उड़ीसा को अपने कब्जे में कर लिया, यमुना रिवर का पार्ट अपने कब्जे में कर लिया जो यमुना रिवर के किनारे था, आगरा एंड दिल्ली को भी अपने कब्जे में कर लिया। फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था, कब हुआ था, 1817 से लेकर 19 तक हुआ था। इसमें मराठास की पावर को पूरी तरीके से क्रश कर दिया गया था। पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर। अब पेशवा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया और उनको भेज दिया गया कहाँ, बिठूर में और कानपुर के पास, एक पेंशन के साथ कि भाई उनको ठीक है, वो राजा रहे थे, उनके थोड़े बहुत खर्चे होंगे, उनको पेंशन दे दी जाएगी, चलो अब तुम्हारा कोई राज है नहीं, चलो तुम बिठूर चलो, ठीक है। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ऑन द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। कंपनी का पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया था विंध्यास पे, साउथ में, ठीक है। द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी। अब द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी क्या है यहाँ पे कि किस तरीके से, भले उन्होंने वो बढ़ तो रहे थे आगे की साइड, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो उनको ये नहीं था कि बहुत इजी था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सब कुछ इजी नहीं रहा। अगर उन्होंने किसी छोटी टेरिटरी पे भी अपना कब्जा करना चाहा है तो वहाँ पे हर एक लोग खड़े हुए हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से उनको रोक दें, ठीक है। It is clear from the above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. अब हमें ऊपर जो हमने पढ़ा उससे हमें क्लियर हो गया कि कंपनी ने एक अग्रेसिव पॉलिसी बना ली थी कि किसी भी तरीके से उनको टेरिटरी को अपने अंदर मिला लेना है ना, या टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेना है। वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे 1813 से लेकर 23 तक। अ न्यू पॉलिसी पैरामाउंटेसी वॉज इनिशिएटेड। अब उन्होंने एक नई पॉलिसी बना दी, उसमें क्या था, पैरामाउंटेसी, ये इन्वेंट की इन्होंने। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट। अब वो ये समझने लगे थे कि जो कंपनी है वो हर चीज़ को क्लेम कर सकती है, वो सबसे ऊपर है और उसकी पावर सबसे ज़्यादा है। इंडिया के कोई भी राजा हो, कोई भी स्टेट हो, उन सबसे ऊपर पावर हो किसकी समझने लगे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की। भाई अगर ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ तो किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, हर चीज़ के लिए बेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ये मानने लगे थे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थिएटरिंग एंड अनेक्स बाय इंडियन किंगडम। दिस व्यू कॉन्टिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। अब इसमें क्या किया गया, उन्होंने प्रोटेक्ट करना शुरू किया कि भाई हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को, और तुम लोगों को तो कुछ आता नहीं है ना, पूरी किंगडम का भी हमें ध्यान रखना, हमें प्रोटेक्ट करना है। तो उन्होंने कुछ अलग अलग टाइप की पॉलिसीज अपना ली थी।
दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। अब इस प्रोसेस को अनचैलेंज भी नहीं किया गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू अनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कितूर, जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लें, भाई ब्रिटिश जो लोग थे जब वो किसी स्मॉल स्टेट पे कितूर में गए थे, तो वहाँ पे जो कि अभी कर्नाटका है, कितूर कर्नाटका है आज के टाइम पे, तो वहाँ पे ये नहीं कि उन्होंने डायरेक्ट जाकर राज कर, नहीं, वहाँ पे थी रानी चेन्नम्मा जिन्होंने लड़ाई की टू आर्म एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट, और उन्होंने एक पूरा लंबा मूवमेंट चलाया था ब्रिटिश के खिलाफ। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824, और उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में, एंड डाइड इन द प्रिजन, वो जेल में ही मर गई 1829 में। बट रायन्ना अ पुअर चौकीदार, एक बहुत गरीब चौकीदार था, ऑफ संगोली इन कितूर, कितूर में ही कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। अब उन्होंने जो रानी चेन्नम्मा ने स्टार्ट किया था, ये है रानी चेन्नम्मा की पिक्चर, इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो किसने आगे बढ़ाया, चौकीदार ने, संगोली चौकीदार था रायन्ना, उन्होंने आगे बढ़ाया। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप, उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश कैंप को खत्म कर दिया, एंड रिकॉर्ड्स को भी उन्होंने खत्म कर दिया। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830, और 1830 में उनको पकड़कर और हैंग कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक, इसी बुक में आप और भी बहुत सारे केसेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने काफ़ी सारे लीडर्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका आज तक हम लोगों को पता ही नहीं कि कौन पर्सन था, कहाँ से किसने लड़ाई की है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं, लाखों की संख्या में हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरिड अबाउट रशिया। 1830 में रशिया से भी कंपनी कुछ डर गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी इस टाइम क्या चल रहे थे कि वहाँ पे भी आंदोलन हो रहे थे, वहाँ पे भी लोग परेशान थे, तो उन्होंने ब्रिटिश लोगों को भगाना शुरू कर दिया था, तो रशिया से भी डर गई थी। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। वो डर रही थी कि कहीं रशिया ईस्ट एशिया में, पूरे एशिया में तो आ चुकी है, उसकी जो लहर है, जो विरोध की लहर है, वो पूरे एशिया में तो घूम रही है, कहीं अब वो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में ना आ जाए, और अगर इंडिया में आ गई तो उनका सारा जो ट्रेडिंग करते थे, जो व्यापार करते थे, वो सब खत्म हो जाएगा। ड्राइवन बाय दिस फियर, अब ये जो डर था उनका, द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। अब जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट पे भी वो अपना कब्जा कर लें, है ना। दे फोर्ट ए प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद दिस अफगानिस्तान बिटवीन 1832 एंड 1842 एंड एस्टेब्लिशेस इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। अब कंपनी ने क्या किया, एक बहुत लंबे चलने वाले वॉर, युद्ध शुरू कर दिया अफगानिस्तान से 1838 से लेकर 42 के बीच में, जो इनडायरेक्टली चलते रहे, और इनडायरेक्टली कंपनी ने अपना रूल वहाँ स्टार्ट कर दिया था। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843 में सिंध को भी अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट इन लाइन में पंजाब। अब जो दूसरी बात की होती पंजाब की, लेकिन पंजाब में उस टाइम पे कौन था, महाराजा रंजीत सिंह थे, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा थे, लेकिन उस टाइम पे तो वो ले नहीं पाए। लेकिन आफ्टर हिज डेथ 1839 दो लंबे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, वॉर हुए काफ़ी लंबे, और सिख किंगडम को भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज अनेक्स्ड, पंजाब भी कंट्रोल कर लिया गया पूरी तरीके से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से था क्या, ठीक है। द फाइनल वेव्स ऑफ एनेक्सेशन अक्यूर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। अब ये फाइनल एनेक्सेशन शुरू हो गया किसके टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी ने इसको स्टार्ट किया, वो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, और टाइम पीरियड क्या था 1848 टू 1856। ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी, उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। उसको क्या बोला गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। द डॉक्ट्रिन ऑफ डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स दैट इज बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी। कि अगर कोई राजा, उसके मतलब मेल इंसान या उसका बेटा ना हो, और उसकी किंगडम किस में मिला ली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला ली जाएगी। मतलब अगर कोई राजा जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी जो टेरिटरी है वो ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगी। ये नहीं है कि भाई उसका चाचा का कोई बेटा है या उसका बेटा, मतलब उसके भाई का कोई बेटा, वो नहीं ले सकता। जो राजा है वो है तो ठीक है, अगर उसके बच्चे हैं तो ठीक है, वो भी मेल, अदरवाइज वो कंपनी की, वो जो टेरिटरी किसकी हो जाएगी, कंपनी की हो जाएगी।
तो ये भी बहुत गलत था ना। आवर किंगडम आफ्टर अनदर वॉज अनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। अब ये जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई थी, इसके थ्रू उन्होंने किस किस को कब्जे में ले लिया? सतारा को ले लिया 1848 में, संबलपुर को ले लिया 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में एंड झांसी को 1854 में इन्होंने सबको अपने अंडर में ले लिया। महाराजा रंजीत सिंह होल्डिंग कोर्ट। अब यहाँ पे देखो, ये आपको कोर्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह है जो इस कोर्ट को चला रहे हैं, ठीक है। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। फाइनली 1856 में कंपनी ने किस पे कब्जा भी कर लिया? अवध पे भी कब्जा कर लिया। देखो वो सब पे कब्जा ही करती जा रही है। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्ग्यूमेंट। अब ब्रिटिश लोगों के पास यहाँ पे एक और तो कुछ उनको मिला नहीं, एक आर्ग्यूमेंट उन्होंने लगाया। अब देखो क्या था। दे सेड दैट दे वर ऑब्लिग्ड बाय ड्यूटी, कि वो अपनी ड्यूटी से मजबूर है, टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। कि नवाबों की ये जो गलत सरकार चल रही है, नवाबों ने जो मिस गवर्नमेंट चला रखे है, उससे हमें लोगों को आज़ाद कराना है, मुक्त कराना है। तो उनके ही मजबूरी बन गई कि उनको ये अवध जो है वो भी अपने अंडर में लेना होगा। एंड रेज बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वाज डिपोज्ड। अब और तो कोई उनको तरीका मिला नहीं, तो उन्होंने बोल दिया भाई लोग परेशान हैं, तो इस राजा को हटाओ और हम यहाँ पे राजा बनेंगे, है ना। अब ये जो प्रोसेस उनका चला, तो उसमें काफ़ी सारे लोग जो थे वो क्या हुए, वो बहुत दुखी हुए क्योंकि इतने अच्छे राजा को हटा दिया गया। द पीपल ऑफ द अवध जॉइन द ग्रेट रिवोल्ट। उन्होंने एक बहुत बड़ा विद्रोह किया, दैट ब्रोक आउट इन 1857, जो कि 1857 में फूट गया। यानी कि उनका जो गुस्सा है 1857 का जो बहुत बड़ा विद्रोह था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो ये एकदम से मतलब लगा लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोस्टली उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो ये उस टाइम में फूट पड़ा था। अब एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, उससे पहले ये देख लेते हैं। अ पोर्ट्रेट ऑफ वीर सुरेंद्र साई। एक पोर्ट्रेट आपके सामने बना रखा है। यह पोर्ट्रेट किसका? वीर सुरेंद्र साई का पोर्ट्रेट है। ये फोटो दे रखी है, ठीक है। एक्टिविटी है, इमेजिन दैट यू आर ए नवाब ऑफ नेफ्यू। आप सपोज करो आप किसी राजा के भतीजे हो और आपको पता है कि आप भी एक दिन राजा बनोगे। अब सोचो अगर आपके राज्य पर ब्रिटिश सरकार अचानक से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दे कि भाई राजा का खुद का तो कोई बेटा है नहीं, तो अब इसको हम अपने अंडर में ले लेते हैं, तो आपको फीलिंग कैसी आएगी, आपको क्या फील होगा, और आप अपने राजपाट को लेने के लिए, अपने ताज को लेने के लिए क्या करोगे, वो सब बताओ। तो ये एक्टिविटीज़ आप करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होगी आपस में। अब देखो आपके सामने कुछ डायग्राम्स हैं। इंडिया 1797 में, 1840 में, और ये है 1857 में। अब देखो आपको एक रेड कलर नज़र आ रहा है और एक ये येलोइश कलर है। तो ये जो रेडिश कलर है, इसमें क्या है, ये पूरा फ्री है, ये हमारे राजा के अंडर में है। और ये जो येलो कलर है, ब्रिटिश लोग जो स्टार्टिंग में उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। अब 1797 में सिर्फ इतने से ब्रिटिश हैं। 1840 तक ये देखो यहाँ भी सारे में फैल गए, सारा समुद्र का सारा किनारा तो इन्होंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी ये पूरे में कौन फैल गए? ब्रिटिश लोग फैल गए, और राजाओं का राजपाट कम होता चला गया। और उसके बाद 1857 में तो देखो कुछ ही जगह रह गई, जो लगा लो यहाँ पे अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर तो मरुस्थल वगैरह ही होगा, ये जंगल वगैरह होंगे, ऊपर पहाड़ हैं जिनको छोड़ दिया गया, ये भी पहाड़ हैं, इधर जंगल का ज़्यादातर एरिया आ जाता है ना। तो ये इन जगहों को छोड़कर बाकी सारा जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते होंगे वो सारा किसके अंडर में आ गया था? ब्रिटिश लोगों के अंडर में आ गया था। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी। अब एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने किस तरीके से लगाया उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. अब जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो गवर्नर जनरल रहे हैं 1773 टू 1785 तक। वो उन्होंने बहुत सारी मतलब काफ़ी सारी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए हैं कंपनी की पावर को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। यानी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं कि कंपनी की पावर बढ़े। बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर पावर नॉट ओनली इन द बंगाल बट ऑल्सो इन मुंबई एंड मद्रास, है ना। अब कंपनी जो है उसने पावर अपनी बढ़ा लिया, सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बॉम्बे में भी, मद्रास में भी। ब्रिटिश टेरिटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी। जो ब्रिटिश टेरिटरी थी उनको डिवाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, ठीक है, जिसको क्या बोला गया? प्रेसिडेंसी बोला गया। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर। सबके ऊपर कौन रूल करता था? गवर्नर। और सुप्रीम हेड एडमिनिस्ट्रेशन का कौन होता था? गवर्नर जनरल।
यानी कि बंगाल, मद्रास और मुंबई में तीनों में, यहाँ पे तीनों जगह कौन था? गवर्नर था, और उनके ऊपर जो सबसे ऊपर होगा वो कौन होगा? गवर्नर जनरल। वॉन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबल इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। वॉन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जिन्होंने बहुत सारे लॉ बनाए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लिए, जो लिखे गए हैं, मतलब जस्टिस के लिए उन्होंने काफ़ी सारे लॉज बनाए थे। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश। 1772 से एक न्यू जस्टिस शुरू किया गया। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने कोर्ट होंगे? 2 कोर्ट्स होंगे। एक होगा क्रिमिनल कोर्ट, जिसको क्या बोला गया? फौजदारी अदालत। क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत। एंड अ सिविल कोर्ट, और एक सिविल कोर्ट बोला गया जिसके अंदर दीवानी अदालत। ठीक है। मौलवीज एंड हिंदूज पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रेसिडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। मौलवी और हिंदू पंडित क्या करेंगे? अब कुछ लॉज को लिख के लाएंगे, कुछ लॉज बनाएंगे मिलकर, और यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देंगे। यानी कि अभी भी कलेक्टर ऊपर होगा, लेकिन ये जो लॉज इनके यहाँ के लोगों के थे वो ये बना के देंगे। द क्रिमिनल कोर्ट विल स्टिल अंडर ए काजी। अभी भी जो क्रिमिनल कोर्ट है वो काजी के अंडर में ही होगा या मुफ्ती के अंडर में होगा, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। लेकिन उसकी सुपरविजन कौन करेगा? उसको देख रेख कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। अब यहाँ पे देखा काजी, काजी कौन होता है? एक जज होता है। मुफ्ती, मुफ्ती लगा लो एक लॉयर, जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। ठीक है। मुफ्ती एक जज होता है, ये उर्दू टर्म हो गई आई थिंक। मुफ्ती एक जज होता है, सॉरी लॉयर होता है, वकील। काजी एक जज होता है। ठीक है। इम्पीचमेंट क्या होता है? अ ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन। अगर किसी कॉमनली किसी पर्सन को मिसकंडक्ट किया गया है, यानी उसको मतलब उसको मिसकंडक्ट किया गया है, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में किया गया है, तो हाउस ऑफ कॉमन में उसको लेकर आया जाएगा और उसके ऊपर चार्जशीट फाइल होगी। ठीक है। अब आपके सामने की ये पिक्चर, द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स पेंटेड बाय R.J. पॉलर्ड, 1789 की ये पिक्चर है। देखो कितने सारे लोग भरे हुए, सारे के सारे अंग्रेज हैं। व्हेन वॉरेन हेस्टिंग्स वेंट बैक टू इंग्लैंड, जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड गए 1785 में, एडमंड बुर्के एक्यूज हिम, एडमंड बुर्के ने उनको एक्यूज किया फॉर बीइंग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, कि उन्होंने बंगाल के अंदर अच्छी गवर्नमेंट नहीं चलाई। दिस लेड टू इम्पीचमेंट, उसके कारण इम्पीचमेंट हुआ। इम्पीचमेंट क्या था? कि उनके ऊपर चार्जशीट फाइल होगी कि उन्होंने लोगों के लिए अच्छे से काम नहीं किया। प्रोसीडिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट लास्टेड 7 ईयर्स। ठीक है। लास्ट के 7 ईयर्स में उनके ऊपर ये चलाया गया था पार्लियामेंट में। आई इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड ऑप्रेसर ऑफ ऑल। इम्पीच का हमने अभी पढ़ा था, उसके बारे में बताएंगे। इम्पीचमेंट कि उन्होंने लोगों के लिए अच्छे से काम नहीं किया, तो उनको कहाँ मतलब आना होगा? हाउस ऑफ कॉमन्स में, कि वहाँ पे उनको खड़े होना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा, और उनको अगर कोई पनिश किया जाएगा तो उनको माननी होगी। आई इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड ऑप्रेसर ऑफ ऑल, सबका कॉमन एनिमी और सबका ही ऑप्रेसर, कि किसी ने मतलब एक पर्सन ने सभी को परेशान किया है। हियर इज अ पैसेज फ्रॉम एडमंड बर्केज। एडमंड बर्के का ये पैसेज दे रखा है क्लाउन का ओपनिंग स्पीच ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। जब वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर केस चल रहा था, इम्पीचमेंट हो रही थी, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था, आई इम्पीच हिम इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि मैं इंडिया के लोगों के नाम पर इनको इम्पीच करता हूँ। हुज राइट्स ही इज ट्रोडन अंडर हिज फुट एंड हुज कंट्री ही हैज़ टर्न इनटू ए डेजर्ट, कि उन लोगों के जो अधिकार थे उनको इन्होंने पैरों के तले रोन डाला, और उनकी पूरी कंट्री को इन्होंने एक डेजर्ट बना दिया, मतलब सब कुछ वहाँ से लूट लिया। Lastly, in the name of human nature itself, in the name of both of the sexes, in the name of the every age, in the name of every rank, I impeach the common enemy and oppressor of all, कि हर एक पर्सन, चाहे वो जेंट मतलब मेल हो फीमेल हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, हर एक पर्सन को कॉमनली इन्होंने बहुत परेशान किया। तो ये हर पर्सन का एनिमी, हर पर्सन का दुश्मन है, तो इसके ऊपर चार्जशीट फाइल की जाए। अब मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ब्राह्मण पंडित गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्रा। अब देखो हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या बोला कि कुछ पंडित और जो मौलवीज हैं वो क्या बनाए लॉ। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी, जो पंडित थे, जो ब्राह्मण पंडित थे, उनके सबके अपने अपने लॉ अलग अलग थे, क्योंकि उन्होंने सबने धर्मशास्त्र को पढ़ा था और सबके सोचने का जो तरीका है वो अलग था।
To bring about an uniformity in 1775, 11 पंडित्स were asked to compile a digest of Hindu laws. अब देखो कि सबके सब अलग अलग है, तो उन्होंने क्या किया 1775 में 11 पंडित्स को कंपाइल किया कि वो लॉ बनाए 11 जने मिलकर. एन बी हेल हैड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, और उन्होंने एन बी हेल जो थे उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. बाय 1778 a code of Muslim law was also compiled for the benefits of European judge. अब 1775 में तो पंडितों को दिया था और 1778 में मुस्लिम को भी बोल दिया गया कि आप भी लॉ तैयार करके दो, ठीक है, और वो यूरोपियन जज को उन्होंने ट्रांसलेट करके दिए. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773, रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया था जो 1773 में, उसके अकॉर्डिंग अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश, के एक नया सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया. कब किया गया 1773 में. वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील, वहाँ पे अपील की जा सकती थी. द सरदार निजामत अदालत उसको बोला गया, वाज ऑल्सो सेटअप इन कलकत्ता, वो कहाँ पे सेटअप हुई थी, कलकत्ता में. कौन सी, सरदार निजामत अदालत. द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर, जो प्रिंसिपल फिगर था मेन वो इंडियन डिस्ट्रिक्ट का कौन होता था, कलेक्टर होता था. एज द टाइटल सजेस्टेड, जैसे टाइटल सजेस्ट कर रहा है, हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस. अब जो कलेक्टर होता था उसका मेन काम होता क्या था, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है भाई वो कलेक्ट करेगा. क्या कलेक्ट करेगा, रेवेन्यू, टैक्सेस कलेक्ट करेगा, लॉज को मेंटेन करेगा, और जो ऑर्डर वगैरह दिए गए हैं जज के थ्रू उनको वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में फॉलो करवाएगा. पुलिस ऑफिसर्स एंड दारोगाज से फॉलो करवाएगा, उनको बताएगा कि ये ऑर्डर निकले ये आपको फॉलो करने हैं. हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेटर बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर, ये एक न्यू सेंटर बन गया था पावर का. एंड पैट्रोनेज दैट स्टेडली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी, और जो पुरानी अथॉरिटी होंगी इनके पास है ना जो होल्ड करने की, उनको चेंज किया गया. और वो क्या करते थे, उनको चेंज करके नई जो अथॉरिटी, नए जो ऑर्डर निकलते थे वो इन लोगों से फॉलो करवाए जाते थे. धर्मशास्त्र क्या होता है, संस्कृत शब्द है एक धर्मशास्त्र, इसका मतलब होता है सोशल रूलर्स एंड कोड ऑफ बिहेवियर कंपोज फ्रॉम सी 500 BCE ऑनवर्ड. उस टाइम पे लिखा गया था, इसके अंदर काफ़ी सारी बातें लिखी गई कि किस तरीके से बिहेव किया जाना चाहिए, किस तरीके के रूल्स होते हैं, क्या कोड होते हैं बिहेव के, वो सारी चीज़ें. सवार, मैन ऑफ हॉर्सेज, जो हॉर्स पे चलते हैं उनको क्या बोला जाता है, सवार. मस्केट क्या होता है, हैवी गन, एक हैवी गन होती है जिसको जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं. मैचलॉक, एक अर्ली टाइप की गन होती है जिसके अंदर पाउडर डाला जाता है और उसको मैच स्टिक से जलाया जाता है और उसके बाद उसको छोड़ा जाता है, ठीक है. कंपनी आर्मी. कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ. अब कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन द सम न्यू आइडियाज, जो कॉलोनियल रूल इंडिया के ऊपर लगे उनसे कुछ नए आइडियाज़ निकल कर आए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और उनको लगाया भी गया. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग भाई लॉ बना दिए. अब वो इंडिया के अकॉर्डिंग थोड़ी सोचेंगे, वो तो अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कॉलोनियल रूल लग गया ना. कॉलोनियल क्या होता है कि उन्होंने इंडिया को अपने अंदर मिला लिया. अब वो अपने जैसे जो उनकी मर्जी होगी वैसे रूल लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम चलेगा, है ना. तो अब वो सारी जो स्ट्रेंथ थी उनकी किस में चलेगी, मिलिट्री स्ट्रेंथ चलेगी, मिलिट्री में सारी पावर. द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी. अब मुगल आर्मी में ज़्यादातर क्या होते थे, घुड़सवार होते थे, ठीक है, और इन्फेंट्री होते थे जो पैदल चलने वाले होते थे. एंड दे वर ट्रेनिंग द आर्चरी, उनको क्या तीरंदाजी की भाई वो सिखाई जाती थी या तलवारें चलानी सिखाई जाती थी क्योंकि इनके पास गन तो थी नहीं. Cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. अब जो एक कैवलरी आर्मी थी, जो घुड़सवार करने वाले योद्धा थे, उनको तो मुगल आर्मी रखती थी, लेकिन इन्फेंट्री यानी कि पैदल चलने वालों को वो रखते नहीं थे लंबे टाइम तक. द रूलर areas had a large number of armed peasants and the local zamindar often supplied the Mughal with the पैदल soldier. अक्सर राजा क्या करते थे कि सिर्फ जो घुड़सवार होते थे उनको रखते थे और जो पैदल चलने वाले जो सोल्जर होते थे उनको नहीं रखते थे, क्योंकि उनको जब भी नीड होती थी तो उनके अंडर के जितने भी जमींदार हैं वो उनको इनको प्रोवाइड करवा देते थे.
अ चेंज occurred, अब एक चेंज आया 18th सेंचुरी में, व्हेन मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स, जब अवध और बनारस के राजाओं ने रिक्रूट करना शुरू किया पीजेंट्स को, उन्होंने आर्मी बनानी शुरू कर दी एंड ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी प्रोफेशनली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी वही सेम मेथड अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी रिक्रूटमेंट शुरू कर दी आर्मी में, है ना। और उन्हें जैसे जो इंडियन लोग थे वो सिपाही बोलते थे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो सारे ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज, उनको सिपाही तो बोलना नहीं आता था, तो वो क्या बोलते थे, सिपाही। उन्होंने भी एक सिपाही आर्मी शुरू कर दी। इंडियन वर्ड सिपाही का मीनिंग होता है सोल्जर। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज, जैसे ही जो युद्ध की टेक्नोलॉजी थी, वॉर की टेक्नोलॉजी थी, वो चेंज हुई 1820s में, कैवलरी रिक्रूटमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइंड, कि अब कंपनी ने सोचा कि भाई हमारे पास तो मस्केट है और मैचलॉक्स भी हैं, गन भी हैं, तो हमें घुड़सवारों की जरूरत नहीं है, घुड़सवारों को हटाओ, सिर्फ पैदल वालों को लेके आओ। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन द बर्मा, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश जो थी एम्पायर वो कहाँ पे भी लड़ रही थी, बर्मा में भी उनकी लड़ाई चल रही थी, अफगानिस्तान में भी लड़ाई चल रही थी और इजिप्ट में भी चल रही थी, तो वहाँ सारे सोल्जर भेजे गए थे। तो वो कौन से थे, जो मस्केट यूज कर रहे थे और मैचलॉक्स यूज कर रहे थे। तो ये तो आप घुड़सवार घोड़ा चला रहे तो यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत हैवी गन्स होती थी जो पैदल ही हैंडल की जाती थी और नीचे रख के चलाई जाती थी। The soldiers of the company army had to keep peace and change military recruitment and infantry regiments become more important. अब सोल्जर्स जो थे कंपनी के, आर्मी के, उनको क्या करना पड़ता था, उनको पेस रखना पड़ता था, मिलिट्री रिक्रूटमेंट की जानी थी और इन्फेंट्री रेजिमेंट्स भी उनको थोड़ी सी उनको इम्पोर्टेंट लगने लगी कि हमें भी पैदल यात्री जो है उनको पैदल जो फोर्स चलती है, जो सोल्जर्स चलते हैं, उनकी हमें भी ज़रूरत होगी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप है यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अब उन्होंने भी क्या किया, एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर शुरू कर दिया। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, अब उनको यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी जाने लगी, है ना, घोड़े पे बैठने की, क्योंकि जो इंडिया में थे वो नॉर्मली बैठ जाते थे, लेकिन इनको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बैठना है। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलरली देयर लाइफ फार मोर देन द बिफोर। अब उनको ड्रिल मतलब उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाने लगी कि अंग्रेजों की तरह ही रहना है, उनकी तरह उठना है, उनकी तरह बैठना है, उन्हीं की तरह घोड़े की सवारी करनी है, उन्हीं की तरह लड़ाई करनी है, वॉर करनी है। तो उनकी जो लाइफ थी पहले, जो सिंपल लाइफ थी, अब वो ज़्यादा डिसिप्लिन में हो गई, ज़्यादा बंधन में आ गई। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड और इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की गलती क्या होती थी कि जब वो ये फोर्स बना रही होती थी, सोल्जर्स को ट्रेंड कर रही होती थी, तो उस टाइम पे उनसे अक्सर ऐसी मिस्टेक्स हो जाती थी जिससे इंडिया के लोगों को उनकी कास्ट को इग्नोर कर दिया जाता था और उनको फिर अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि धर्म के नाम पर तो लड़ाई होती थी हमारे यहाँ सारी। कुड इंडिविजुअल सो इजीली गिव अप देयर कास्ट, क्या कोई आसानी से अपनी कास्ट को छोड़ दे, अपने धर्म को भूल जाए? ऐसा नहीं हो सकता। कुड दे सी देमसेल्फ ओनली एज अ सोल्जर, क्या इंडिया के लोग अपने आप को सिर्फ एज अ सोल्जर देखेंगे? नहीं, क्योंकि वो एक किसी कम्युनिटी के मेंबर भी हैं, तो वो इस चीज़ को नहीं भूल सकते थे। वट डिड द सिपाही फील, एक सिपाही क्या फील करता है? हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी, उसके लाइफ में क्या चेंज, क्या बदलाव आएंगे, उनकी क्या आइडेंटिटी होगी। दैट इज देयर सेंस हु दे वर, ये उनकी सेंस होती थी कि वो क्या है। द रिवोल्ट ऑफ 87 गिव्स अस अ ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिपाही। सिपाही की जो इन्होंने फोर्स रेडी की थी उसका ये भी एक कारण रहा था 1857 के रिवोल्ट में, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। अ सवार ऑफ बंगाल इन द सर्विस ऑफ द कंपनी पेंटेड बाय एन अननोन इंडियन आर्टिस्ट 1780s। 1780 में पिक्चर बनाई गई है, इंडिया के किसी आर्टिस्ट ने बनाई है जिसका भी पता नहीं है, तो ये बंगाल का एक सर्विसमैन है, उसकी बनाई गई है। आफ्टर द बैटल विद द मराठाज एंड द मैसूर रूलर द कंपनी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटनिंग इट्स कैवलरी फोर्सेज। अब कंपनी को मराठाज और मैसूर के साथ लड़ाई करने के बाद, बैटल करने के बाद उसको महसूस हुआ कि कैवलरी फोर्सेस की कितनी नीड, कितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जो मुग़ल लोग थे वो क्या करते थे, घोड़े की सवारी वाले ही ज़्यादातर उनके पास वो होते थे, सोल्जर्स है ना, और उन्होंने पैदल शुरू कर दिया, इनको लगा कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लड़ाई के बाद उनको पता लगा कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। कंक्लूजन, दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। देखो हमने पढ़ा इसके अंदर इस चैप्टर में कि कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग करने आई थी और किस तरीके से उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर के अंदर। उसने हर चीज़ को, हर क्षेत्र को अपने अंदर मिलाने की कोशिश की और अपना ही देश यहाँ खड़ा करने की कोशिश की। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस।
अब ये जो प्रोसेस चला, सपोज करो अगर 6-6 महीने में 8-8 महीने में कोई एक शिप भारत में आ रहा है, तो क्या ये प्रोसेस हो सकता था? नहीं हो सकता था। ये प्रोसेस कैसे हुआ? जब यहाँ पे टेक्नोलॉजी आई, स्टीम टेक्नोलॉजी आ गई, है ना। अब स्टीम टेक्नोलॉजी कैसे आई? जब शिप के अंदर स्टीम इंजन लगाए गए, तो उससे पहले जब स्टीम इंजन नहीं थे तो एक शिप को 6 से 8 महीने लगते थे भारत में आने में उनके वहाँ से। लेकिन स्टीम इंजन लगाने के बाद अब उनकी जो दूरी थी वो कम हो गई। बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल इन इंडिया बाय सी, उस टाइम पे 6 से 8 मंथ लगता था। अब स्टीम शिप के बाद उनकी जो जर्नी थी, जो टाइम था वो घट गया, और अब वो कितने दिन में आ जाते थे यहाँ पे? 1 हफ्ते में आ जाते थे। जो जर्नी टाइम तो 3 हफ्ते में आ जाते थे यहाँ पे। अब 2-3 हफ्ते में आने के बाद अब ये तो है नहीं कि पर्सन अकेला आ रहा है, अब उनकी फैमिलीज भी आने लगी थी, वो उनकी फैमिलीज भी यहाँ रहने लगी थी, क्योंकि अब उनके लिए ये कंट्री दूर नहीं थी। जहाँ उनको 6 से 8 महीने लगते थे, अब उनको 2 से 3 हफ्ते लगते थे सिर्फ यहाँ पहुँचने के लिए ईजिली। तो वो ईजिली यहाँ आ जाते थे और रहने भी आते थे। बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। 1857 तक आते आते कंपनी ने 63% टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि बाकी तो हमारा आधे से ज़्यादा तो हमारा क्या है, डेजर्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है ना, हिली एरिया है, तो वहाँ तो लोग रहते ही नहीं है। और 78% पॉपुलेशन पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। Combined with its indirect influence of the remaining territory, the population of the country, the East India Company had virtually the whole of Indian under its control. अब 78% पे तो इन्होंने अपना कब्जा कर ही लिया डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली भी इन्होंने अपना जो प्रभाव था वो पूरी टेरिटरी पे बिखेर दिया था। बाकी लोग जो बचे हुए पॉपुलेशन है उनके ऊपर भी इनका इनडायरेक्टली प्रभाव तो जा ही रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्चुअली, अगर कहा जाए वर्चुअली मतलब ऑल ओवर अगर कहा जाए, तो पूरी इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। एल्सवेयर हम पढ़ते हैं स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में स्लेव ट्रेड मैंने आपको दिखाया था केप ऑफ गुड होप, उसी के अकॉर्डिंग है स्लेव इन साउथ अफ्रीका। द डच ट्रेडिंग शिप रीच्ड साउदर्न अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी। डच जो लोग थे वो ट्रेडिंग करते थे साउथ अफ्रीका से 17th सेंचुरी में। जल्दी ही स्लेव ट्रेड बिगेन। अब जो गुलामी का ट्रेड था वो भी स्टार्ट हो गया। पीपल वर कैप्चर्ड, लोगों को एनिमल्स की तरह पकड़ लिया जाता था, उनको चेन में बंद कर दिया जाता था और उनको मार्केट में जाकर बेच देते थे। व्हेन स्लेव एंडेड, जैसे ही स्लेवरी खत्म हुई, वही गुलामी अभी खत्म हो गई 1834 में, तो उस टाइम पे 36,774 36,774 प्राइवेटली ओन स्लेवर्स थे। मतलब लोगों ने अपने घरों में इतने लोगों को स्लेव बना के रखा हुआ था। केप लोकेटेड एट द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में मोस्ट पे, बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पे जो पॉइंट है वहाँ पे केप ऑफ गुड होप जो है, वहाँ से लोग स्लेव्स को लेकर जाते थे। अ विजिटर ऑफ द केप इन 1824 हैज लेफ्ट अ मूविंग अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ एट अ स्लेव ऑक्शन। एक विजिटर है केप का जो कि 1824 में आता है, वहाँ पे घूम रहा होता है और वो देखता है वहाँ पे स्लेव ऑक्शंस कैसे होता है, कि स्लेव को कैसे खरीदा जाता है। हैविंग लर्न दैट देयर वाज टू बी सेल ऑफ कैटल, उनको मालूम हुआ कि वहाँ पे किसी कैटल की बिक्री चल रही है। फॉर्म स्टॉक एट एक्स्ट्रा बाय ऑक्शन, ऑक्शन वहाँ पे मतलब बोलियाँ लगेंगी और वो वहाँ से खरीद के ले जा सकते हैं। वो भी वहाँ चले गए। वी वॉल्टेड, हम गए वहाँ पे। और वैगन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्यूरिंग फ्रेश ऑक्शन, कि वो किसी ऑक्शन को वहाँ से खरीदें स्टॉक में से। वो अब स्टॉक में कौन था? वॉज अ फीमेल स्लेव, एक फीमेल स्लेव थी। एंड हर 3 चिल्ड्रन, और उसके 3 बच्चे थे। द फार्मर एग्जामाइंड दैम, अब जो वहाँ के लोग थे उनको एग्जामाइन करे थे जैसे किसी एनिमल को करते हैं। इफ दे हैड बीन सो मैनी हेडेड ऑफ कैटल्स, जैसे कि कैटल में भरे हुए कैटल के उसको करते हैं, इसी तरीके से वो उन लोगों को भी एग्जामाइन कर रहे थे, परख रहे थे, जांच परख रहे थे। देयर वर सोल्ड सेपरेटली, उनको अलग अलग बेच दिया गया। एंड टू डिफरेंट परचेजेस, अलग अलग लोगों को। द टीयर्स एंड एंजाइटी, उनके आंखों में आंसू थे, एंजाइटी थी। एंड anguish of the mother while she cast her trending look upon her children, अब वो अपने बच्चों को बड़ी दया से और मतलब रोते हुए बिल्कुल देख रही थी कि वो ऐसे देख रही थी कि वो अब दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। एंड द सिंपलिसिटी एंड टचिंग सोरो ऑफ द पुअर यंग वंस while they clung to their distressed parent, और बच्चे अपनी माँ को ऐसे चिपके हुए थे कि वो उनसे अगर हट गए तो वो हमेशा के लिए छूट जाएंगे, तो उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रहे थे। Contrasted with the monks and insensitive and jocular countenance of the spectator, अब वहाँ के जो लोग थे उनको बिल्कुल वो सेंसिटिव नहीं थे, उनको बिल्कुल ये मजाक लग रहा था और वो देख के हंस रहे थे कि वो किस तरीके से बेचारे रो रहे हैं और अलग हो रहे हैं।
Thanks for watching my video. Please do like, comment, share, and if you don't subscribe, please subscribe my channel. Thank you.